आपकी आरजे। तो जैसा कि आपकी फेवरेट सीरीज डॉक्टर चस्का का आज एक बहुत अमेजिंग एपिसोड होने वाला है, मैंने आपको बहुत पहले से बता रखा है। तो आज वही एपिसोड आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत सारे आपके मिथ दूर होंगे। सो एंड तक हमारे साथ जुड़ना है। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट कौन है वो बताती हूँ। साथ ही आपको पता है आप खुद भी इस एपिसोड का पार्ट बन सकते हैं। कैसे? बस फोन उठाना है और कॉल करना है हमारे स्टूडियो नंबर 40095955। साथ ही हम फेसबुक पे भी लाइव हैं, तो आप हमें लाइव वहां भी देख सकते हैं और अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भी कर सकते हैं। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर राज श्रीनिवास पाठसारथी, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी पारस हेल्थ केयर गुरुग्राम। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है। न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी बहुत ऐसा टॉपिक है, रेयर टॉपिक है, जहाँ हमने अभी तक इस पे ज्यादा एपिसोड्स किए नहीं है, हमको इतना ज्यादा जानकारी नहीं है। तो आज आपको बहुत कुछ इस बारे में सीखने को मिलेगा। सर, आपका रेडियो टेस्ट का भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो हम थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि जब हमने आपके बारे में पढ़ा तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, कनाडा, लंदन, इसके बाद इंडिया। मैंने एमबीबीएस कोयम्बटूर में किया, देन आई मूव टू यूके एंड मैंने मेडिसिन किया, देन उसके बाद न्यूरोलॉजी किया था, उसके बाद वैस्कुलर न्यूरोलॉजी, उसके बाद न्यूरो इंटरवेंशन। सो ऑलमोस्ट अ 16 ईयर लॉन्ग जर्नी टू लर्न न्यूरो इंटरवेंशन सर्जरी। वो कहीं सुना था ना कि डॉक्टर्स की जिंदगी तो जिंदगी में पढ़ते पढ़ते ही निकल जाती है। लिटरली जब सर को हमने सुना उन्होंने 16 ईयर, माय गॉड, कैसे सर इतना कैसे पढ़ लेते हैं आप लोग? सी आई मीन पढ़ने में कई लोग दे फाइंड इट वेरी हार्ड। मुझे जब पैशन होता है ना, देन यू डोंट माइंड इट, एक्चुअली यू जस्ट वांट टू रीड, बिकॉज द मोर यू रीड एंड मोर यू आर एबल टू डायग्नोज, आपको ना एक यू फील मच हैप्पियर, है ना। यू स्पेंड लॉन्ग आवर्स, बहुत सारे बहुत ज्यादा टाइम हॉस्पिटल में भी स्पेंड टाइम, बट स्टिल जब मरीज ठीक होता है, यू फील दैट हैप्पीनेस एंड दैट गिव्स यू द सॉर्ट ऑफ पुश टू गो अहेड, मतलब और करना है करना है। ऑल्सो ये फील्ड मतलब न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी, ये कैसे आपको इंस्पायर किया, कैसे इसमें स्पेशलाइजेशन? सी मैंने एक्चुअली जब एमबीबीएस चालू किया था, मैं सर्जिकल फील्ड में ही जाना चाहता था। तो इनिशियली मैंने सोचा कार्डियोलॉजी में जाऊं, बट देन मुझे लगा कि काफी ऑलरेडी हो चुका है, एंड देन मैंने सोचा कौन सी फील्ड नेक्स्ट 20-30 इयर्स में आने वाला है। दैट वाज आई एम टॉकिंग अबाउट 1997। ओके, सो मुझे उस समय लगा कि जो फील्ड नेसेंट है, मतलब आगे 10-20 साल में डेवलप होगा, उसी फील्ड में जाना है। एंड देन उस समय न्यूरोलॉजी में कोई ट्रीटमेंट्स नहीं था एक्चुअली। अभी देखेंगे ना, स्ट्रोक वाला पेशेंट आएगा, आई मीन एक साइड एस्पिरिन नाम का दवाई देते हैं, खून पतला करने वाला दवाई देते हैं, और कुछ नहीं, हाथ पैर कमजोर हो जाता है, पेशेंट डिसेबल्ड होता है, कुछ और नहीं कर पाता है। बट आई नो इन फ्यूचर दिस विल चेंज, मतलब एडवांस ट्रीटमेंट्स आएगा न्यूरो में कि हम वो करके पेशेंट को ठीक करा पाए। सो दैट इज वाई न्यूरो इंटरवेंशन सर्जरी। आम लोगों को इस बारे में ज्यादा पता ही नहीं है, वो इस टॉपिक के बारे में ज्यादा जानते हैं। मैं चाहूंगी कि सर आप थोड़ा न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी को भी एक्सप्लेन कर हाँ, सकते हैं। सी न्यूरो सर्जरी सारे जानते हैं, मतलब कोई भी ब्रेन ट्यूमर हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, इसमें सर्जिकली स्कल को ओपन करके देन जहां पे प्रॉब्लम है उस एरिया को अप्रोच करके देन सर्जरी करते हैं। न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी जैसा कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, जो मिनिमली इन्वेसिव होता है, ऐसे न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन आजकल ये मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी फॉर्म में आ रहे हैं। मतलब पैर के रास्ते से ही जा सकते हैं नस के, आई मीन इट जस्ट बाय 2 मिलीमीटर कट, आप नस के अंदर, नस सारे हाई प्रेशर पाइप्स होते हैं, देयर आर मेथड्स टू गो इनटू द आर्टरीज। एंड ऐसे ही हमारा पेट की नस, चेस्ट में जो मेन नस है उसके थ्रू जाके कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, जो ब्रेन की नस, उस वहां तक पहुंच के, ब्रेन की नस तक पहुंच के अंदर से ही ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब नस ब्लॉक है तो नस को खोल सकते हैं, नस में कोई डैमेज हो गया, नस फट गया तो रिपेयर कर सकते हैं। सो इट इज अ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, बट इट इज अ मेजर सर्जरी, इट्स नॉट अ माइनर सर्जरी। तो आप सोच लीजिए, न्यूरो सर्जन एग्जैक्ट सर्जिकल साइट में हाथ रख के कर रहे हैं, हम तो पेशेंट की पैर के आर्टरी से कर रहे हैं, मतलब जो सर्जिकल साइट है ऑलमोस्ट 1 मीटर दूरी में है। तो इट इज अ वेरी वेरी फाइन सर्जरी, बट इट इज डेवलप्ड अ लॉट, बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। एंड जैसा टेक्नोलॉजी बढ़ते गया, देर आर लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स इन दी जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं वो सारा काफी डेवलप हो गया। सो वी आर एबल टू सेफली डू द प्रोसीजर। मतलब ओपन सर्जरी में मान लें 10% रिस्क बोलेंगे, इसमें 2-3% का रिस्क होता है। सो जो कॉम्प्लिकेशन रेट है बहुत कम है।
So more and more people are preferring, and this will be the way forward. पर आज भी लोग डरते हैं जब हम कोई नई चीज उन्हें बताते हैं कि पर ये कितनी सेफ है, कितना आपके लिए आसान है, पर उनको फिर भी बहुत डर रहता है। सर, ये सर्जरीज कितनी रिस्की होती है, सेफ होती है? See, ये टेक्निक बहुत सालों से है, इट हैज बीन देयर फॉर डिकेड्स। मतलब लेट 90s में से ही है, सो इट इज अ वेरी वेरी सेफ प्रोसीजर। मैंने न्यूरो सर्जरी में जो एडवांसमेंट हुआ है, जो ओपन सर्जरी में, उससे कई गुना इसमें एडवांसमेंट हुआ है। टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते जो डिवाइसेस यूज करें वो भी बेटर हो गया, एंड इट इज मच मच सेफर। यस यस। अगर हम स्ट्रोक की बात करते हैं तो एक टर्म सबसे ज्यादा सुनने में आता है, गोल्डन आवर। गोल्डन आवर के बारे में अक्सर हम लोगों ने सुना होता है कि वो बहुत क्रूशियल समय होता है। तो कितना उस समय पे कितने एक घंटे के अंदर जो भी इंसान उस मरीज को लेके जा रहा है उसको क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, या वो एक घंटा कितना ज्यादा क्रूशियल होता है? मैं ना, गोल्डन आवर ये थोड़ा सा मिथ है। मतलब आप बोलो आपका ब्रेन में ब्रेन सेल एक मिनट में 20 लाख ब्रेन सेल मर रहा है, तो एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, गोल्डन है। गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट ही गलत है। गोल्डन एक एक मिनट गोल्डन होता है कि आप तुरंत जाना है। मतलब कई लोग सोचते हैं, अरे यार मेरा चलने में थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा वेट करके देख लेता हूँ ठीक हो जाएगा। बट एक एक मिनट जो वेट करते हैं, ब्रेन से मतलब क्यों स्ट्रोक होता है? ब्रेन में ब्लड फ्लो को कमी हो जाता है, ब्रेन की नस ब्लॉक हो जाता है, तो ब्लड फ्लो वहां पहुंच ही नहीं पाता है, तो ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ग्लूकोज नहीं मिलता है। तो ऐसा होने में ब्रेन सेल्स मरने चालू हो जाता है, एंड 20 लाख ब्रेन सेल्स एवरी मिनट मरने चालू होता है। तो यू हैव टू रीच अ स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। मतलब जो हॉस्पिटल स्ट्रोक ट्रीटमेंट ऑफर कर सकता है उस हॉस्पिटल में आपको पहुंचना पड़ेगा जल्दी। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट वेट। मेन मैसेज है, आपका हाथ पैर में कमजोरी, बोलने में दिक्कत, देखने में दिक्कत, चलने में दिक्कत, कुछ भी हो, ये मत सोचना वो ठीक हो जाएगा थोड़ी टाइम में। हार्ट में तो काफी अवेयरनेस है, चेस्ट पेन है तो तुरंत चले जाता है। मतलब वहां पे पेशेंट का लाइफ का रिस्क लोग समझते हैं। बट स्ट्रोक में डिसेबिलिटी है, मतलब हाथ पैर नहीं चलेगा, शायद जान ना चले बट हाथ पैर चले जाएगा। मतलब यू विल नॉट बी एबल टू यूज, देन कोने में पड़ा रहना पड़ेगा, यू बिकेम डिसेबल्ड, यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन, आपका डिग्निटी ही चले जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू रीच द हॉस्पिटल स्ट्रेट अवे। So basically, instead of golden hour, it should be golden minute. सच्ची में, बिकॉज ये गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट ही गलत है। आई मीन वी अच्छा। हैव टू बी रीचिंग द हॉस्पिटल एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर रोड पे या हमारे घर में किसी को स्ट्रोक आ रहा है तो उस समय पे जो भी आसपास उसके इंसान है उसको क्या स्टेप लेने चाहिए, कुछ ऐसा स्पेशल कर? हाँ, सो रोड में सी, मीन जो ट्रीटमेंट वाइज स्ट्रोक के लिए ज्यादा वहां नहीं कर पाएंगे। बट जब भी मरीज अनकॉन्शियस हो या रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो उसका ब्रीदिंग को चेक करना पड़ेगा, पल्स चेक करना पड़ेगा। एक रिकवरी पोजीशन नाम का है, तो लेफ्ट साइड में लेटना, ताकि जो भी उसका एयरवे सिक्योर रहे, एंड दे हैव टू गो टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। वहां पे कोई दवाई देना नहीं पड़ेगा। कई लोग ये बोलते हैं स्ट्रोक में एस्पिरिन दे दें क्या, बट दो तरीके का स्ट्रोक होता है। एक तो नस ब्लॉक होके ब्लड फ्लो बंद हो जाता है, दूसरा नस फट के ब्लीडिंग हो जाता है। तो एस्पिरिन तो खून पतला करने वाला दवाई है, तो ब्लॉकेज वाला प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नस फट के ब्लीडिंग हुआ देन तो वी कैन नॉट गिव एस्पिरिन। तो स्कैन के बिना ये पता नहीं चलेगा, तो तुरंत हॉस्पिटल स्ट्रोक। ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए ग्वालियर में कौन कौन सी हॉस्पिटल में स्ट्रोक ट्रीटमेंट ऑफर हो सकता है, एंड उसी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। अगर हम कार्डियक अरेस्ट की बात करें तो हार्ट अटैक वगैरह के लिए बहुत सारे सिम्टम्स सबको पता होते हैं, और लोग वाकई थोड़ा अलर्ट भी है कि अगर थोड़ा सा होता है तो ध्यान भी रखते हैं, यस। हार्ट अटैक को लेके ज्यादा कॉन्शियस है। पर स्ट्रोक भी उतना ही रिस्की है, उतना ही प्रॉब्लमेटिक है, उसके बारे में इतनी अवेयरनेस अभी भी नहीं। सो सर, क्या बेसिक वो अर्ली सिम्टम्स होते हैं जिनका लोगों को ध्यान रखना चाहिए? सो इसमें एक एक्रोनिम है फास्ट। मतलब एफ मतलब फेस है। आप कोई भी देख रहे हैं, एक साइड मुंह टेढ़ा है, देन यू नो उस साइड मसल्स काम नहीं कर रहा है, तो ये स्ट्रोक हो सकता है। हाथ को ऊपर करने के लिए बोले हैं, हाथ एक साइड हाथ ऊपर नहीं हो रहा है, देन हाथ और पैर का वीकनेस, ये भी स्ट्रोक हो सकता है। एंड स्पीच, बोलने में क्लैरिटी नहीं है, या समझ नहीं पा रहे हैं, या बोल नहीं पा रहे हैं, ये भी स्ट्रोक हो सकता है। बट एनीथिंग, दिख नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, कोई भी सिम्टम है जो ब्रेन का रिलेटेड है एंड सडनली आया, देन ये स्ट्रोक हो सकता है। एंड अर्ली ट्रीटमेंट विल प्रिवेंट ब्रेन इंजरी। अब वेट करके जाने में उसके बाद ज्यादा कर नहीं पाएंगे।
सही बात है। और हम लोग क्या तो थोड़ी आदत है कि अगर शुरुआत में कुछ हो रहा होता है तो घर की दवाइयाँ ले लो या पास का मेडिकल पे जाके कुछ भी दवाई ले लो और चीजों को थोड़ा सा डिले करते रहते हैं। हेल्थ को लेके तो हम सबसे ज्यादा हेल्थ को सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, जबकि सबसे गलत चीज है। हमेशा से हमने सुना है पहला सुख निरोगी काया, तो आपकी हेल्थ ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हेल्थ को लेके तो बिल्कुल भी किसी प्रकार की लेटलाली मत रखो, सारे सिम्टम्स का ध्यान रखो। और स्ट्रोक भी आजकल उतने ही ज्यादा कॉमन होता जा रहा है जितना कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स है। तो इन सब चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। और साथ ही आपको पता है कि आज आप खुद भी इस एपिसोड का पार्ट बन सकते हैं। कैसे? बस फोन उठाना है और कॉल करना है हमारे स्टूडियो नंबर 40095955 पर। साथ ही हम फेसबुक पे भी लाइव हैं, तो आप हमें लाइव वहां भी देख सकते हैं और अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भी कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हमारे स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर राजनिवास पार्थ सारथी। सो आज आप अपने सारे सवाल हमारे साथ पूछ सकते हैं। सर, आजकल की लाइफस्टाइल बहुत फास्ट पेस्ड है। सब हर इंसान हेल्थ को लेकर तो फॉर ग्रांटेड है ही, और बहुत सारी चीजें हम गलत कर रहे हैं। डाइट तो गड़बड़ है ही है, साथ में एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं। ऐसे में स्ट्रेस या अनहेल्दी हैबिट्स कितना ज्यादा इम्पैक्ट डालती है? से मुझे लग रहा है ना जी, पैंडेमिक के बाद, जो कोविड के बाद काफी सारी चीजें ऑनलाइन हो गई एंड काफी सारे लोग स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा बढ़ गया। मैं मेरे क्लिनिक में पूछता हूँ आप कितने देर फोन में है? वो बोलेंगे 4 घंटे, तो मैं ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई इंटू 2 और 3 टाइम्स, मतलब 100% झूठ है। 100%। मतलब सो वी नो, मतलब 2 घंटे के ऊपर पर डे इफ यू स्पेंड टाइम ऑन एनी स्क्रीन, मतलब फोन हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, then every hour beyond 2 hours increases your stroke risk by 20%, मतलब 20% रिस्क बढ़ जाता है beyond 2 hours every day. So one more thing, see, whenever you go to your screens at night, क्या होता है, आप कई लोग बोलते हैं मैं सो नहीं पाता इसी वजह स्क्रीन में चले गया। तो आप स्क्रीन में चले गए तो कभी नहीं सो पाएंगे। उसमें ना ब्लू लाइट आता है, आपका शरीर में जो मेलाटोनिन है, एक केमिकल है जो आपको हेल्प करता है सोने के लिए, वो कम हो जाता है। एंड द मोर यू टाइम यू स्पेंड ऑन द स्क्रीन, यू सो ही नहीं पाएंगे। सो इट इज द अदर वे अराउंड। वी नो दैट दे आर साइकोलॉजिकली अफेक्टेड, देयर हेल्थ इज बैड, है ना, दे आर इम्पल्सिव। दे ऑल्सो फाउंड नॉट ओनली स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक का रिस्क, ओबिसिटी का रिस्क, कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है। सो मुझे जो आजकल मॉडर्न रिस्क फैक्टर है, तो मेरा स्क्रीन टाइम ही बताऊंगा। ऑफ कोर्स ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में 2 साल पहले सारे रिस्क फैक्टर्स कंपेयर किया, मतलब स्मोकिंग लो, डायबिटीज लो, हाइपरटेंशन लो, सार दे फाउंड फूड इज द मेन रिस्क फैक्टर। आजकल क्या हो रहा है, एवरी डे दे वांट ईट आउट, है ना। लॉट ऑफ पीपल फील दैट इट इज मोर फैशनेबल टू ईट आउट। मतलब एक समय होता महीने में एक बार, अभी तो दिन हफ्ते में एक बार हुआ, अभी तो दिन में 2-3 बार होने चालू हो गया। सो eating out is one of the major risk factors above smoking, alcohol, everything else. So stop eating out. It's an important, very important, मतलब स्क्रीन में 2 घंटे के ऊपर नहीं है, आप खाना ठीक करेंगे, then stroke नहीं आएगा। ये हमारी ही गलतियां हो रही है। ब्रेकफास्ट तो मोस्टली स्किप ही कर रहे हैं, लंच खाई खाई में तो यूजली बाहर से ऑर्डर होके खा रहे हैं। शाम को लेट जा रहे हैं तो बहुत लेट हो गया है, अब बनाने का दम नहीं है तो फिर बाहर ही खा रहे हैं। तो ये हमारी ही गलतियां हैं, ये हमारी ही ये जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स है, यही हमको बाद में आके प्रॉब्लम देती है। और स्क्रीन टाइम सर, अगर किसी का काम ही ऐसा है जिसमें उसको घंटों See, स्क्रीन पे then the absolutely this question comes up, मेरा तो काम ही यही है, मैं क्या करूं? So what they have suggested is आप 20-25 मिनट स्क्रीन में स्पेंड किया, then you take a 5 minute break, have some exercise routine or just go for a walk, है ना। बिकॉज स्क्रीन से बहुत सारे प्रॉब्लम है, नेक पेन्स। आई मीन ऐसा भी हुआ, एक जना जो पेशेंट आया था नेक पेन के साथ, एंड उसका चलने में भी दिक्कत हो गया, एंड वो वर्किंग इन अ कॉल सेंटर, तो उसने फोन ऐसे ही रख के फॉर मोर देन एन आवर और 2 hours ऐसे किया, देन यहाँ के नस डायसेक्ट होकर डैमेज हो गया, है ना। सो अगेन योर नेक पोस्चर, एवरीथिंग, सी पेन इज अ बिग प्रॉब्लम, इट हैज अ बिग साइकोलॉजिकल इफेक्ट, है ना। नेक पेन, बैक पेन, पोस्चर में ध्यान देना। लॉट ऑफ पीपल वर्किंग, फॉर देम इट इज यूजफुल, बिकॉज मूड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। आप हैप्पी हो, खुश हो, आप फिजिकली फिट रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे तो स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं आएगा। इफ यू आर ऑन द स्क्रीन, you become depressed, you become impulsive, irritable, then you are not able to take care of yourself, then automatically सारे diseases creep in हो जाता है।
और आजकल हम देख रहे हैं ना कि स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, सर्वाइकल हर दूसरे इंसान को प्रॉब्लम होता है। सो ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक ही है, ये सब प्रॉब्लम्स हमारी हेल्दी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ही आ गई। तो छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और अपनी लाइफस्टाइल को बेटर कीजिए, और ये सारी प्रॉब्लम से आप फिर आसानी से दूर रह सकते हैं। सर आजकल सब कुछ काफी ज्यादा डिजिटलाइज होता जा रहा है, हर चीज में हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। ऐसे में एआई और रोबोटिक्स अगर हम बात करें तो इस फील्ड को और कितना इजी और एक्यूरेट आगे जाके बना सकते ऑलरेडी एआई स्ट्रोक में है ऑलरेडी। सो ऐसा है, हमारा सेंटर में वी आर टाइंग अप विद मेनी अदर सेंटर्स वेर इन सीटी स्कैन में एआई सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट हो जाता है। जब भी स्ट्रोक का मरीज आए देन हम स्कैन करते करते वो एआई इंटरप्रेट करके बता देता है कि इस पेशेंट का यहाँ पे स्ट्रोक है, यहाँ पे नस ब्लॉक है, एंड कितना एरिया डैमेज हो चुका है, कितना एरिया बचा पाएंगे। सो ये सारे एआई करने लग गया। ऑलरेडी कार्डियोलॉजी में रोबोटिक्स सर्जरी है, एंड अभी रोबोटिक्स अभी इंडिया में ब्रेन के लिए नहीं आया, बट इट इज ऑलरेडी इन डेवलपमेंट इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इन कनाडा। हैं। तो दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग सम सर्जरीज फॉर द ब्रेन, मतलब एनिरिज्म सर्जरीज कर रहे हैं थ्रू रोबोटिक्स। सो इट इज नॉट फार, बट इट मे टेक अनदर डिकेड और मोर बिफोर इट कम्स टू इंडिया, एक्सपेंसिव है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। सर ये सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेसिव होती हैं, तो ऐसे में इसकी रिकवरी टाइम और सक्सेस रेट कैसे है? See, definitely recovery term is much shorter than open surgery. मतलब जो भी एनेरिज्म से, मतलब ब्रेन की सर्जरीज पहले होते थे, देन हड्डी खोलना पड़ता है, क्लिप लगाना पड़ता है। एनेरिज्म मतलब सूजन है, ब्रेन की नस में सूज के फट जाता है, तो क्या बलून जैसा बना के फट जाता है, तो वो मुंह में क्लिप लगा देते हैं पहले। अभी जो हम पैर के रास्ते से अंदर से वो नस को रिपेयर कर देते हैं, तो उसमें रिकवरी पीरियड बहुत टाइम लगता था, बट नेक्स्ट डे पेशेंट इज ऑल राइट। या फ्रॉम द सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अबे ब्लीडिंग के जो प्रॉब्लम्स होगा वो तो 10-15-12 दिन रहता है, बट जो सर्जिकली जो कितने देर पेशेंट के लिए रिकवरी के लिए टाइम लगेगा, इट डजंट, इट्स जस्ट अ स्मॉल 2 मिलीमीटर कट। इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम में न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरीज फैसिलिटीज कितने एक्सेसिबल है, स्पेशली जैसे हमारी सिटीज टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज, यहाँ ये फैसिलिटीज अवेलेबल है? सी मोर एंड मोर टीयर 2 सिटीज में तो ये फैसिलिटीज आने लगी है। टीयर 3 सिटीज में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मोर एंड मोर, सी क्या है ना, पहले डॉक्टर्स trained in this area were less, है ना, सो नंबर ऑफ डॉक्टर्स हु कैन परफॉर्म दिस सर्जरी वाज लेस, बट धीरे धीरे वो नंबर बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में भी आने लग जाएगा, बट इट इज पॉसिबल। यस। अगर हमारे किसी भी ऑडियंस में से किसी को आपको विजिट करना है तो वो कैसे कर सकते So we are always open to suggestions. Visit ना भी करें, कुछ राय लेना है, we are always they can we'll put up the numbers and they can get in touch with us for consultations. That's not a problem. So we are available 24/7 for any patient who has got when brain में stroke हो गया, bleeding हो गया, we are 24/7 available. हैं? आपने इतना सारा समय फॉरेन सिटीज में बिताया है, फॉरेन कंट्रीज में बिताया है, उसके बाद इंडिया में, तो क्या आपको लगता है कि क्या कमियां आज भी हमारे इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में है जिसे हमें सुधार मिल सकती है? See, I worked in system where it was socialized medicine, मतलब वहाँ पे the healthcare was free to all, है ना। इंडिया में the healthcare system is not well streamlined, मतलब सारे को, मतलब patients who can afford can go to corporate, but who cannot afford have to go to government setup. So there is a lot of disparity in care, मतलब जितना care हो सकता है, so time लगेगा, government is working towards it. There are a lot of schemes and projects that are aimed at improving healthcare for the Indian people, so hopefully it will take time, but things are going in the right direction. स्ट्रोक के बाद रिहैबिलिटेशन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लोग इसको अधिकतर इतना ध्यान नहीं देते। Yes, yes, absolutely, rehabilitation के बिना I've seen patients जो stroke के बाद बिल्कुल ही हाथ पैर ही नहीं चल रहे, by 3 months they're able to sort of be independent, be able to walk, उसका लैंग्वेज थेरेपी, लैंग्वेज इंप्रूव कर सकते हैं, विजन इंप्रूव कर सकते हैं, काफी काफी बेटर होने के चांस। इनफैक्ट आप वेस्ट को देखेंगे, कोई भी अक्यूट हॉस्पिटल के साथ एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी रहेगा रहेगा, मतलब स्ट्रोक डिस्चार्ज के बाद वो पेशेंट रिहैब सेंटर में 2 या 3 महीने रहेगा।
तो ये छोटी छोटी चीजों को हमको थोड़ा जरूरत है, हम इस पे ध्यान दें। अगर थेरेपीज की बात करें तो इसके बाद में क्या थेरेपी ज्यादा इफेक्टिव रहती है रिकवरी के लिए? See, rehabilitation is very, very important. Newer therapies are coming. Robotics is playing a huge role in terms of rehabilitation. But मैं ज़्यादातर prevention में better है. मतलब you just be aware of your blood pressure. One of the silent killers, silent killer मैं बोलूँगा तो blood pressure. कोई भी symptom नहीं रहता है. And patients आते हैं एक दिन suddenly stroke के साथ, बोलते हैं मेरे कुछ कोई भी बीमारी नहीं था. एंड देन थोड़ा पूछेंगे तो हाँ एक बार मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ था. सो ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम नहीं होता जब तक आप चेक नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा. सो ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल है 140 सिस्टोलिक, मतलब ऊपर वाला रीडिंग 140 के नीचे रहना चाहिए एंड नीचे वाला रीडिंग 90 के कम होना चाहिए. सो देन यू आर ओके. सेकेंड, शुगर, ब्लड शुगर चेक करना चाहिए एटलीस्ट एनुअली. बियॉन्ड मे बी आई वुड से 40 years you check your blood sugar control annually. And screen time and diet, ये चार things you have to be careful about. और डॉक्टर्स का एक बहुत फेमस या बहुत फेवरेट टैगलाइन रहता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हम पहले प्रिवेंशन अगर रख लें तो चीजें आसान है, हमको इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना ही नहीं पड़ेगा. थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी है, थोड़ा सा स्क्रीन टाइम सुधारना, एक्सरसाइज कीजिए. और किसी भी चीज को, हेल्थ रिलेटेड किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड तो बिल्कुल मत लीजिए. आपकी हेल्थ से रिलेटेड एक छोटी सी प्रॉब्लम आगे जाके कब बड़ी बन सकती है आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा. पहला सुख निरोगी काया, अपनी हेल्थ का तो हमेशा बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. सर, स्ट्रोक सर्वाइवर्स अगर हम पेशेंट की बात करें तो वो तो जिन प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं वो तो है ही, साथ में फैमिली को भी बहुत सफर करना पड़ता है. एक मैसेज उन फैमिलीज के लिए जो. So it is a huge burden on the family. And so what I would suggest is like थोड़ा सा break लेना पड़ेगा family. It's carer burnout बोलते हैं. After some time they are literally, their mood goes low, there is no support for them. तो बीच बीच में थोड़ा break लेना चाहिए, है ना. So nowadays a lot of rehab centers आने लग गए, है ना. So even the families can think about letting the loved one be in a rehab center for a week, in a month, 2 months. once in a while थोड़ा सा ऐसा करना जरूरी है. And as a family member one should also realize, मतलब prevention is better than cure. So I mean I would still emphasize कि as a whole आप डाइट में ध्यान रख लीजिए, एक्सरसाइज में ध्यान रख लीजिए, जितना समय आप स्क्रीन में स्पेंड कर रहे हैं उसमें ध्यान रख लीजिए. प्रिवेंशन इज डेफिनेटली, एटलीस्ट इन स्ट्रोक, बिकॉज बाकी सब बीमारियां, मतलब हार्ट अटैक भी हो, आपका हाथ पैर में कमजोरी, यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद योर लाइफ. बट आपका हाथ पैर चले गया, you're not, you're dependent on someone, then it's a very big burden for yourself and for your family. फिजिकल डिसेबिलिटी एक बार अगर आप फेस कर लो तो फिजिकल वाकई काफी ज्यादा मुश्किल. क्या स्ट्रोक के बाद इंसान का फुल्ली रिकवर हो पाना पॉसिबल? Yeah, majority of patients who had a minor stroke, मतलब स्ट्रोक में तीन कैटेगरीज, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर स्ट्रोक्स बोलूंगा. मेजोरिटी जो माइल्ड इवेंट्स हो रहा है 90% ऑफ देम गेट बेटर. मॉडरेट में आई वुड से 40, 50, 60% विल गेट बेटर. जो सीवियर स्ट्रोक्स है वो जो 100 पेशेंट्स में हमको लगेगा कि 40-50% ऑफ पेशेंट में सीवियर स्ट्रोक्स हो जाता है, उसमें देन 20% चांस ही फुल इंडिपेंडेंस होने के लिए. सो अगेन एम्फेसिस इज ऑन गेटिंग योर ट्रीटमेंट ऑन टाइम. मतलब मेन नस भी ब्लॉक हो गया ब्रेन की, एंड तुरंत आ जाएंगे एंड ऐसे सेंटर चले जाएंगे वहां पे स्ट्रोक केयर हो सकता है. देन देर इज a 70-80% चांस दैट यू विल रिकवर. सो प्रिवेंशन नहीं हो पाया बट हो गया तो देन राइट सेटअप में राइट टाइम में जाना जरूरी है. अगेन नॉट अ गोल्डन, ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट कैन बी गिवन अप टू 24 आवर्स नाउ. जो क्लॉट बस्टिंग ड्रग है 4.5 घंटे तक दे सकते हैं. जो पैर के रास्ते से जाके क्लॉट खोलने वाला मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी प्रोसीजर बोलते हैं, वो 24 आवर्स तक कर सकते हैं. बट इसकी मतलब ये मतलब नहीं आप वेट करके 12 घंटे के बाद डिसाइड करें या 6 घंटे के बाद डिसाइड करें. जब होगा तुरंत जाना है. जितना तुरंत जाएंगे हाथ पैर में परमानेंट प्रॉब्लम नहीं होगा. एक एक मिनट बहुत यस यस एब्सोल्यूट. इट्स द रेस ऑफ योर लाइफ. मतलब कोई, if you consider any other health problem, I would say this is one disease which will come on suddenly and will disable you for life. You will not die, but you will be disabled, which is
dying may sometimes be okay than being disabled and lying in one place. So it's a worse form of वो illness. फिर एक तरीके से धीरे धीरे करके मरना जैसा है। Yes, yes, yes. यंग लोगों में भी आजकल स्ट्रोक्स बहुत देखने को मिले हैं। पहले ये होता था कि ये तो मतलब एक एज के बाद की प्रॉब्लम है, एक एज के बाद ही लोगों को स्ट्रोक्स होते हैं, पर यंग एज में भी आजकल बहुत देखने को In fact, Washington में न्यूज़पेपर में आया था कि there are more strokes in patients who are or people who are less than 40 than more than 40. And मतलब the risk factors have changed. मतलब पहले तो inactivity was not a problem. आजकल people are sedentary, screen time, lot of stress at work. People used to have a government job in the past. अभी तो corporate है. They move from one job to another job. No job security. So mental illness leading to not being able to take care of oneself, and इसके वजह सारे unhealthy practices, and therefore more strokes in 20 to 40 years of age compared to more than 40, even more than 70 और कम हो गया. So people who live up to 70 means they have had a proper lifestyle. आपके लाइफस्टाइल में जो छोटी छोटी चीजें हैं आप ध्यान नहीं देते हैं, सब कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक है। सब कहीं ना कहीं आपको आगे जाके क्या प्रॉब्लम दे सकता है आपको पता नहीं है। सो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। यू नो कोई कोई भी आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम अगर आपको नोटिस हो रही है कि मेरे में कुछ तो एब्नॉर्मल हो रहा है, तो बिल्कुल रिस्क मत लो। तुरंत अपने डॉक्टर से और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी अपना बहुत ही चुन के ध्यान से, स्पेशली सर अगर हमको कोई अपना न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जन चुनना है, तो क्या पैरामीटर्स होते हैं, हमें किस तरीके से अपना डॉक्टर चुनना चाहिए, क्या चीजें हमें देखनी चाहिए? See, that is there is no clear data, or there is no clear advisory that is available. So only thing is you'll have to find out where there is a neurologist, जो brain का specialist हो. And because न्यूरो इंटरवेंशन सर्जरी इतना प्रोमिनेंट नहीं है अभी ग्वालियर में, सो एटलीस्ट न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहले पेशेंट जाना, देन दे कैन गाइड देम वेयर एग्जैक्टली दे हैव टू बी मूव्ड. कोई भी टॉपिक होता है स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड, उसके बारे में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है उससे कहीं ज्यादा उसके बारे में मिथ भी होते हैं। Yes. और वो मिथ ही एक समय के बाद लोगों को लगता है कि ये ही सच है। हमारा ये एपिसोड इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास अवेयरनेस पहुंचे। तो हम एक छोटा सा राउंड करेंगे, उसमें मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स कहूंगी, आपको मुझे बताना है कि वो फैक्ट है कि मिथ है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है, स्ट्रोक सिर्फ बूढ़े लोगों को आता है। तो ये तो अभी डिस्कस किया, सी बिकॉज सी वी नो मोर स्ट्रोक्स आर हैपनिंग इन यंगर पीपल. The main reason again I said, जो lifestyle is very bad, eating out, ऐसा बोला, food is the main risk, then comes your the rest of them. So food आजकल इतना खराब हो गया that we are not able to come out of that. So as and more and more advancement is towards bringing food home. मतलब स्विगी आ गया, जोमेटो आ गया, वो आ गया, ये आ गया, 5 मिनट में खाना लेके दे देंगे, तो कहाँ से कुक करेंगे? Cooking is out of fashion now, right? Nobody wants to cook at home, so they just want to have an easy lifestyle is the main reason. And जो भी food आप fast foods लेते हैं, they are reheating the oil. So अभी हम बोलते हैं like olive oil and flaxseed oil, जो oils which are unsaturated fats, जब heat करते हो ना, वो भी you have to take it raw. If once you heat it, it becomes saturated fats. तो जब ऑयल को बार बार यू हीटेड, देन इट बिकम्स वेरी अनहेल्थी फैट. सो आई थिंक यंग पीपल में स्ट्रोक हो रहा है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, पुअर फूड हैबिट्स एंड स्क्रीन टाइम मोर. स्ट्रोक हमेशा पेन के साथ होता है। सी पेन इज नॉट अ फीचर ऑफ स्ट्रोक. इन फैक्ट मतलब दो तरीके के स्ट्रोक होते हैं, एक तो ब्रेन में नस ब्लॉक हो, इसको इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं, उसमें पेन बिल्कुल नहीं होता. दूसरे तरीके का स्ट्रोक है जहां पे ब्रेन में नस फट जाता है, उसमें हेडेक होता है. सो जो रूटीन स्ट्रोक है, जो हाँ हाथ पैर कमजोर हो रहा है, बोलने में दिक्कत है, उसमें ज्यादा हेडेक और पेन कहीं नहीं होता. हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी मतलब ओपन ब्रेन सर्जरी. See, neurointerventional surgery is a form of neurosurgery, but it is a minimally invasive, जहाँ पे हड्डी खोलने की जरूरत नहीं पड़ता है. तो हम आर्टरी के रास्ते से ही जाते हैं, जैसा कार्डियोलॉजिस्ट एंजियोग्राफी करते हैं, ऐसे ही हम पैर की नस की तरफ आर्टरी के थ्रू ब्रेन तक जाके वहां पे प्रोसीजर कर देते हैं. सो यू डोंट हैव टू ओपन दिस स्कल. So basically ये myth ही है.
yes, yes. हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्ट्रोक के बाद तो लाइफ खत्म है, मतलब पेशेंट को हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंट हो जाता है. See, it is to a certain extent true. Therefore, I still say prevention is important. So, two things: minor strokes and moderate strokes generally they do well. So, major stroke of the main brain artery band ho jata, then treatment has to be offered immediately. If you're able to offer treatment, then still 70% can improve to near complete normalcy if you give treatment on time. अगर एक बार किसी इंसान को स्ट्रोक हुआ तो वापस कभी नहीं होगा, एक ही बार stroke. Of course, I mean this is a myth because जो stroke होता है उसी को ही दोबारा stroke होने के लग जाता है because they follow all these habits for 6 months to a year and then they lose track of things. वापस पुराने जैसे हो जाता है and then 2-3 साल के बाद दोबारा stroke होने का रिस्क बढ़ जाता है. न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरीज बहुत रिस्की होती है. We already discussed this. This is much more safer than open surgery, and so I don't think we need to worry about it. Yes, procedure itself is a major brain procedure, but much more safer with technological advancements. स्ट्रोक के बाद पेशेंट को तुरंत अगर बेटर लगता है तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है. ये बिग मिथ है. जब भी हाथ पैर में कमजोरी होके मतलब आधा घंटे में ठीक हो गया देन वेट करते हैं नहीं. सो यू हैव टू फाइंड आउट किस वजह है हुआ, कहाँ पे ब्लॉकेज है एंड उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है ताकि दोबारा ना हो. जिस पेशेंट को स्ट्रोक हुआ उसको पहले हफ्ता 10 दिन में दोबारा होने के ऑलमोस्ट 25% रिस्क है. सो जब भी ऐसा सिम्टम हो तुरंत अस्पताल जाएं और तुरंत हमको उसका एवेलुएट करें, उसका हिसाब से मेडिकेशन लें. एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे थोड़ा सा शो को और लाइट बनाने के लिए. और आज हमने बहुत सारे न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी से रिलेटेड बहुत सारी बात की, स्ट्रोक से रिलेटेड बहुत सारे मिथ आपके दूर की. सो अगर आपके मन में कहीं भी कोई भी डाउट होगा स्ट्रोक से रिलेटेड, वो आज के इस एपिसोड ने आपका 100% दूर कर दिया होगा. सो एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड सर. हमारा पहला स्टेटमेंट है इसमें, एक वर्ड में स्ट्रोक के सिम्टम्स अगर आपको बताने हो तो क्या? It is fast, as I mentioned, face, arm, speech, and time to act. Yeah. न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी का एक सबसे बिगेस्ट एडवांटेज? Fast recovery time. आपके हिसाब से सबसे डेंजरस फैक्टर क्या है, बीपी, डायबिटीज या स्ट्रेस? मुझे लग रहा है stress which will cause BP and diabetes. एआई या रोबोटिक्स, किसका फ्यूचर मेडिसिन में ज्यादा ब्राइट लगता है? Both. Because most robots are going to have AI as a part of it. So, कॉफी या चाय? coffee. नाइट ड्यूटीज या मॉर्निंग ओपीडी, क्या ज्यादा पसंद है? See, OPDs are boring. ऑलमोस्ट लिटरली सब डॉक्टर्स का सेम रिप्लाई होता है. Of course. See, what we see is a lot of people are suffering. Pain has become a very common feature in the OPD. मतलब जो लोग आते हैं, pain is becoming a big problem, and mostly because of posture and being majority of us हम ऐसे बैठते हैं कि पूरा हमारा spine ऐसे bend हो गया है ना. So keeping watch of your posture and neurology OPD में तो pain इतना ज़्यादा आता है, we just bore of it. सर्जरी या ओपीडी? Of course surgery. अगर डॉक्टर ना होते तो आपने कौन सा प्रोफेशन चूज करा? I always wanted to be a scientist. So I wanted to innovate something new. But yes, I would still, I mean, doctor is a great profession. I love it day in and day out. But I feel doctor can do good to maybe 200, 300 patients a year through surgeries. But a scientist may be able to do good to a bigger mass. आपके गिल्टी प्लेजर फूड? Sorry, repeat. Guilty pleasure. आपका गिल्टी प्लेजर फूड मतलब जो आप अपने पेशेंट्स को मना करते हो कि नहीं खाना चाहिए पर चुपचाप से कभी? I mean, सारे को होता है. I mean, I love a bit of chocolates, so I think that is one thing. And other thing is screen time. I keep telling them, but I find it very difficult myself. But I know there are ill effects, so I think more than food, I think screen time. I mean, everybody is there is an addiction towards screen time. One advice to all the young doctors who are about to come in this field? So main advice is take care of your health, because I see a lot of my colleagues
younger colleagues also suffering major illnesses like heart attack and strokes. Doctors, हम your absolute जो previous question और इसका बहुत relation है. हम बोलते हैं but we are not taking care of us. Your health is primary, then you can take care of it. एक तो आप लोग की लाइफ इतना ज्यादा डेडिकेटेड होती है ना पेशेंट्स के लिए कि मतलब आप लोग लिटरली खुद का ध्यान नहीं रख रहे होते, एक कॉल और आपको कहीं कहीं भी पहुंचना होता है. कई बार हमारे साथ में डॉक्टर्स जब शो पे आते हैं तो उनकी फैमिली आती है, कभी कभी उनकी वाइफ्स आती हैं, तो वो हमेशा कंप्लेन करती हैं कि ये घर पे तो टाइम देते ही नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ की वजह से हमेशा पर्सनल लाइफ खराब हो रही होती है, हिंडर कर रही होती है. Absolutely, it is like that in India. If you go to the West, there's always beyond 6 in the evening, there's an on-call person who will take care. So there's a work-life balance for Western doctors. India mein nahi hai. This has to change for the benefit of the patient also. मतलब आप एक डॉक्टर 24 hours करें तो वो चेंजेस पहले भी यूके में दे यूज्ड टू वर्क 36 आवर 72 आवर शिफ्ट्स, मतलब 2 दिन 3 दिन भी लगातार. बट दे फाउंड दैट अभी एक पेपर भी आया कि जो डे टाइम में सर्जरी करे उसका आउटकम इज मच बेटर देन नाइट सर्जरीज. तो इतना भी बोला कि 50% मोर कॉम्प्लिकेशन रेट्स, मतलब आपका कॉम्प्लिकेशन रेट 2-3% है, देन ये 4-5% में बढ़ सकता है जो रात में सर्जरी करें. सो दे हैव क्लियरली सेड दैट एक डॉक्टर में भी 40-48 आवर्स पर वीक काम कर सकता है, उसके आगे नहीं करना चाहिए. सो ऐसा कुछ रूल्स आ जाएं इंडियन सिस्टम में भी वेयर द डॉक्टर वर्किंग आवर्स आर प्रोटेक्टेड, इट विल बी ग्रेट. वो खुद भी तो ह्यूमन है, उनको भी तो थोड़ा रेस्ट का Of जरूरत course, है. of course. Otherwise, it is natural to cause an error. And so वन वर्ड जो डॉक्टर राज श्रीनिवास पार्थसारथी को डिफाइन करता humble, है. वन विश फॉर इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम. become a socialized healthcare system. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही अमेजिंग एपिसोड रहा. हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया, एक छोटा सा रैपिड फायर भी खेला, आपके मिथ भी दूर किए और स्ट्रोक से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे डाउट आपके शायद दूर किए हमने. आज जाते जाते हमारे सभी ग्वालियर वासियों को आपकी तरफ से कोई मैसेज. See, I think throughout this show, the message was very clear. I mean, um, दो चीजें हैं. I mean, one is prevention is definitely by far, and the simple things. You take an effort to even exercise 15-20 minutes a day, not necessarily 1 hour a day, at least आधा घंटा कर लें, and you reduce your screen time, have a some sort of a rule कि इतना कम कर दूंगा per day or something like that, and check your blood pressures and keep your diet. Okay, so I think these are the main things. Healthcare has become very expensive, so try best not to go to hospitals, है ना? Because I see patients come to hospital ki healthcare, because there are strata of patients, very poor, sort of who are in the daily incomes are extremely low, they can't afford at all, and middle income groups, they're also unable to afford healthcare. So prevention, stay safe, avoid hospitals as far as you can by means of uh, good healthy lifestyle. And so best wishes to all of you. Alright, this is it for today. आज के इस एपिसोड में बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम, फॉर शेयरिंग एक्सपर्टीज विद अस. बहुत ही अच्छा लगा. Yeah, thank you very much. It was great. This is my first time in Gwalior, by the way. It's a great city, and thank you very much. ग्वालियर की तो कोई तारीफ करते तो हम लोग तो ऐसे ही थोड़ा सा अलग ही सातवें आसमान पे जाते हैं. No, it's a great city, and people are very good here, and so thank you very much. Alright, this is it for today. आज के इस एपिसोड में बस इतना ही. मिलती हूँ इस सीरीज के और अनदर अमेजिंग एपिसोड्स के साथ. तब तक आपको कहीं नहीं जाना है. सुनते रहिए रेडियो चस्का 95 FM, बिंदास बजाओ.